एक ऑटो ड्राइवर जो दिन में पैसेंजर को सेफली घर ड्रॉप करता था और रात में लड़कियों को किडनैप करके सीधा पॉलिटिशियंस तक पहुंचा देता था। और जब ये सब उसके लिए काफ़ी नहीं रहा तो उसने अपने ही घर की दीवारों में सीमेंट के अंदर 5 लोगों की लाशें छुपा दी। ये कहानी है ऑटो शंकर की, एक ऐसा सीरियल किलर जिसके पास पॉलिटिशियंस के सीक्रेट वीडियोस थी, जिसके घर से 5 लाशें निकली और जो जेल से भागकर फिर से पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी डायरी में पुलिस वालों के नाम थे, उनकी तस्वीरें थी और शायद इसी वजह से बहुत सी सच्चाइयाँ आज भी अंधेरे में छुपी हुई है। तो अगर तुम्हें ट्रू क्राइम, पॉलिटिक्स और डार्क मिस्ट्रीज पसंद है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। साल 1955, तमिलनाडु का वेलोर डिस्ट्रिक्ट। यहीं जन्म हुआ एक लड़के का, नाम था गौरी शंकर। बचपन से उसका एक ही शौक था, फिल्म्स। वो सपना देखता था कि एक दिन वो मद्रास जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा। उसके पास एक हुनर था, पेंटिंग, कलर्स, ब्रशेस, क्रिएटिविटी, सब कुछ उसके अंदर था। तो जब वो मद्रास पहुंचा तो उसने पेरियार नगर में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम शुरू किया। फिल्म पोस्टर्स प्रिंट करने का, रंगों से खेलना, ये उसकी दुनिया थी। कुछ साल बाद उसने शादी कर ली, बच्चे हुए, लाइफ सेटल होने लगी थी। लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हुई जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। उसकी पहली बीवी की मौत हो गई अचानक से, और ये शौक इतना बड़ा था कि शंकर का दिमाग ही बदल गया। उसने पेंटिंग छोड़ दी, ऑटो रिक्शा चलाने लगा। लेकिन ये कोई नॉर्मल ऑटो ड्राइवर नहीं बनने वाला था, ये बनने वाला था ऑटो शंकर। लेकिन ऑटो चलाना तो बहुत से लोग करते हैं, शंकर अलग कैसे बन गया? क्या हुआ कि एक सिंपल ऑटो ड्राइवर बन गया एक सीरियल किलर? इसका जवाब है 1980s के तमिलनाडु में, जहाँ एक इलीगल धंधा चल रहा था और शंकर को उस धंधे का किंग बनना था। 1980s की शुरुआत, तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने शराब पर बैन लगा दिया। अब लीगली तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन डिमांड तो थी, और जहाँ डिमांड होती है वहाँ ब्लैक मार्केट बन जाता है। तिरुवनमयूर से महाबलीपुरम तक पाम ट्रीज की लाइन लगी थी, यहीं ताड़ी बनती थी। फिशरमैन की बस्ती, सुनसान इलाका, परफेक्ट जगह थी इलीगल लिकर स्मगलिंग के लिए। पहले ट्रक्स में भरते थे, लेकिन पुलिस पकड़ लेती थी। तो एक नया आइडिया आया, ऑटो रिक्शास। ऑटो रिक्शा छोटा था, सस्पिशन कम था, पुलिस से बच जाना इजी था, और यहीं गौरी शंकर का एंट्री होता है। पहली बीवी की मौत के बाद शंकर ने ऑटो चलाना शुरू किया, और जब उसने ताड़ी स्मगलिंग में पैसा देखा तो वो भी इस धंधे में घुस गया। मुनाफा तगड़ा था। उसने अपने भाई और कुछ और लोगों को भी इस बिजनेस में जोड़ा, और कुछ ही सालों में वो बन गया एक छोटे मोटे गैंग का लीडर। लेकिन शंकर को और भी तरक्की करनी थी, और उसने समझा कि इलीगल बिजनेस चलाने के लिए लॉ के हाथ मुलायम करने पड़ते हैं। उसने पुलिस वालों से पहचान बनाई, उनके सीनियर्स तक पहुंचा, और फिर पॉलिटिशियंस तक। शराब का धंधा जल्द ही सेक्स ट्रैफिकिंग में चेंज होने वाला था। लेकिन ये ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं था। शंकर ने कैसे एक लीकर स्मगलर से सेक्स ट्रैफिकर बनने का आइडिया लिया, इसका जवाब छुपा है एक फिल्मी क्राइम केस में जो उस वक्त हेडलाइंस में था, सितंबर 1990।
डेक्कन हेराल्ड के जर्नलिस्ट के.आर. थॉमस ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें लिखा था, शंकर की तीसरी बीवी का नाम ललिता था और ललिता ही वो पहली इंसान थी जिसे शंकर ने खुद मारा। हुआ क्या था, एक दिन ललिता भाग गई शंकर के दोस्त और दलाल सुदलाई मुत्तू के साथ। दोनों ने मिलकर एक नया सेक्स बिजनेस शुरू किया और जब शंकर को पता चला तो वो पागल हो गया। अक्टूबर 1987 की एक रात शंकर ने ललिता को अपने परियार नगर के घर में बुलाया और फिर मार दिया, लाश को छुपा दिया। लेकिन करिश्मा देखो, उसने वही घर एक एल्डरली विडो को 150 रुपये रेंट पे दे दिया। वो बेचारी कभी सोची नहीं होगी कि उसी घर में एक लाश छुपी हुई है। सुदलाई मुत्तू परेशान था कि ललिता कहाँ गई। उसने शंकर से पूछा। शंकर ने कहा वो इंडिया टूर पे है, वीआईपी क्लाइंट्स को स्पेशल सर्विसेज दे रही है। 2 महीने बाद शंकर ने मुत्तू को डिनर पे बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। फिर मुत्तू का दोस्त रवि ढूंढने आया, उसको भी मार दिया। रवि की बीवी को खबर भेजी। रवि मुंबई चला गया। रवि की लाश को शंकर ने जमीन में एक प्लॉट में छुपा दिया और ऊपर से सीमेंट डलवा दिया। आसपास के लोगों को बोला ये पुलिस से बचने के लिए शराब छुपा रहा हूँ, और लोग मान गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1988 में कुछ ऐसा होने वाला था जो शंकर को और भी ब्रूटल बना देगा, और इस बार विक्टिम्स होंगे 3 यंग मैन। उनका कसूर क्या था और शंकर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। 1988 3 यंग मैन शंकर की सेक्स रैकेट का इस्तेमाल किया, सर्विसेज ली, लेकिन पैसा देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर के गैंग मेंबर्स के साथ हफ्ता वसूलने की कोशिश भी की। क्रिमिनल को चैलेंज करना, ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। शंकर ने तीनों को अपने घर बुलाया और एक एक करके उनकी हत्या कर दी। उनकी बॉडीज को जमीन में गाड़कर सीमेंट से ढक दिया। 3 में से एक का नाम संपत था। उसकी बीवी को शक हुआ। उसने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई। पुलिस ने शंकर को अरेस्ट किया, लेकिन कुछ दिनों में छोड़ दिया। संपत की बीवी ने हार नहीं मानी। उसने सीधा तमिलनाडु के गवर्नर को लेटर लिखा। आप सोच रहे होंगे गवर्नर को क्यों? क्योंकि उस वक्त तमिलनाडु में पॉलिटिकल क्राइसिस थी। असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और गवर्नर्स रूल लागू हो गया था। और गवर्नर को पता चल गया कि कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। उसने मदद मांगी के.आर. थॉमस से, जो डेक्कन हेराल्ड का जर्नलिस्ट था, और थॉमस ने पूरी कहानी अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। अब पुलिस की मजबूरी हो गई, केस दोबारा खोला। शंकर और उसकी पूरी गैंग को रिमांड पे लिया और इंटेंस इंटरोगेशन शुरू हुई। शंकर के गैंग मेंबर्स में से एक सबसे पहले टूटा। उसने जुर्म कबूल किया और सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया। फिर पुलिस शंकर के पास पहुंची और इस बार हेवी प्रेशर के बाद उसने भी कबूल कर लिया। पुलिस ने पेरियार नगर पर 5 बॉडीज बरामद की, सीमेंट से ढकी गई थी। संपत, मुत्तू, रवि और 2 और लोग। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जब पुलिस ने शंकर की प्रॉपर्टी सर्च की तो एक डायरी मिली और उस डायरी के अंदर थे पॉलिटिशियंस के नाम, पुलिस ऑफिसर्स के नाम और कुछ के साथ फोटोज भी थी। अब सवाल ये है, कितने बड़े लोग इन्वॉल्व थे और क्यों काफ़ी सारे एविडेंस गायब हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट में भूकंप जैसा आ गया।
2 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो गए। एक सुपरिटेंडेंट को फोर्स्ड लीव पे भेज दिया गया और बाद में उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट में शंकर ने खुलासा किया कि क्राइम की दुनिया में आने का इंस्पिरेशन उसे एक सिनेमा रिलेटेड मर्डर केस से मिला था। एक फिल्म एक्ट्रेस के भाई को एक दलाल की हत्या के केस में पकड़ा गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्ट्रेस खुद सेक्स वर्क में इन्वॉल्व थी। रेट को लेकर झगड़ा हुआ था और यहीं से शंकर को आइडिया मिला सेक्स ट्रैफिकिंग का। वो तमिल सिनेमा के पावरफुल गैंगस्टर जैसा बनना चाहता था, गॉडफादर जैसा, पावरफुल, अनटचेबल और लॉ से ऊपर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था, शंकर के क्राइम्स और उसके करप्शन में सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन सबसे खतरनाक और कंट्रोवर्शियल खुलासा ये था, शंकर ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि जो लड़कियां वो किडनैप करता था वो पावरफुल लोगों के लिए भी जाती थी। कई बार सीरियस क्राइम्स होते थे और शंकर उनकी हत्या कर देता और बॉडी समुंदर में फेंकवा देता और कुछ महीने इंटेंसिव सर्च के बाद शंकर को पकड़ लिया गया, दोबारा जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ भी शंकर की जिंदगी कंफर्टेबल चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे स्पेशल फेवर मिल रहे थे, खाने पीने की बेटर अरेंजमेंट, जेल के अंदर भी इन्फ्लुएंस। ये सब अलेजली उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से हो रहा था। लेकिन जेल से भाग जाने की वजह से उसकी मर्सी पिटीशन के सारे रास्ते बंद हो गए। उस वक्त इंडिया के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने ऑटो शंकर की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और 27 अप्रैल 1995 को ऑटो शंकर को फांसी दे दी गई। उसकी फिल्मी कहानी फांसी के फंदे से खत्म हो गई। ये थी ऑटो शंकर की कहानी, एक ऑटो ड्राइवर जो सीरियल किलर बन गया, एक आदमी जिसने शराब बेचना शुरू किया, फिर सेक्स ट्रैफिकिंग में घुसा और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मर्डर्स करने लगा। ऑफिशियली 5 बॉडीज मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि एक्चुअल विक्टिम्स की संख्या इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी डायरी में कितने नाम थे, कितने इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे, कितनी सारी फाइलें और एविडेंस गायब हो गई, ये आज भी एक राज है। हिस्ट्री कभी कभी छुपी रहती है। पावर और पॉलिटिक्स के बीच सच दब जाता है, विक्टिम्स के लिए जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। ऑटो शंकर की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की फेलियर की कहानी भी है। करप्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और इग्नोर्ड विक्टिम्स की कहानी। अगर आपको ये ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलरली मैं लाता हूँ ऐसे ही वेल रिसर्च डार्क केसेस। तो मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और स्टे इन्फॉर्म्ड।